Hello everyone, welcome you all to this video lecture series of international relation। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम लोग इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग रशिया का ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये जो है ये रशिया है। यहाँ पे आपको रशिया का जो बॉर्डरिंग नेशन है उसमें आपको दिख जाएगा। ये यहाँ पे नॉर्थ कोरिया है, चाइना आपको दिख रहा होगा, मंगोलिया है। यहाँ पे चाइना का बॉर्डर फिर से टच करता है, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। मंगोलिया और कज़ाकिस्तान के बीच में ये जो है ये पोर्शन फिर से चाइना का बॉर्डर को टच करता है। उसके बाद फिर इधर अगर हम लोग देखें तो अज़रबैजान है, जॉर्जिया है। फिर यहाँ पे ये ब्लैक सी को टच कर रहा है। ये क्रीमिया वाला पार्ट है जो अभी रशिया का पार्ट बन चुका है 2014 के बाद। सी ऑफ एज़ोव देखने को मिलेगा जो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। फिर अगर हम लोग यूरोप में देखें तो यहाँ पे यूक्रेन देखने को मिलेगा, बेलारस देखने को मिलेगा, लटाविया, एस्टोनिया देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पोलैंड के पास है ये वाला पार्ट जो है ये भी रशिया का पार्ट है। तो यहाँ पे रशिया का पार्ट है, तो इससे क्या होता है कि जो पोलैंड है और इवन जो लिथुआनिया है ये दोनों भी बॉर्डरिंग नेशन बन जाता है रशिया का। ये काफ़ी ध्यान में रखने वाला बात है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये फिनलैंड है, फिनलैंड रशिया का पार्ट है, नॉर्वे भी रशिया का पार्ट है। तो ये जो है ये रशिया का बॉर्डरिंग नेशंस है। इसके बाद चलिए अब हम लोग आते हैं इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। इंडिया और रशिया का रिलेशन जो है वो इसका एविडेंट जो है वो 1470 एडी में मिलता है। अफान्सी निकितिन ये जो थे ये एक रशियन ट्रैवलर थे जो इंडिया विजिट करते। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये अफाशन निकितिन हैं। उसके बाद फिर क्या होता है जो हम लोग का जो इंडिया और रशिया का जो मेन जो रिलेशन है वो 1917 का जो रशियन रिवॉल्यूशन है इसके बाद से स्टार्ट होता है। ये जो रिवॉल्यूशन था ये इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। इवन इस रिवॉल्यूशन के बाद से इंडिया में आपको बहुत सारा ट्रेड यूनियन देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, किसान सभा का फॉर्मेशन होता है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो रशियन रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। जो हम लोग देख सकते हैं खास करके जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए। तो जो यंग ग्रुप था कांग्रेस का जो और रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, भगत सिंह हो, ये सब जो थे ये सब के सब जो थे रशियन रिवॉल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इवन यूएसएसआर जो होता है उस टाइम का वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये एक ग्रुप का फॉर्म करता है। और इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था कम्युनिज्म को स्प्रेड करना ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इंडिया से जो एमएन रॉय होते हैं वो इस मीटिंग में जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस मीटिंग को पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम देख सकते हैं ये एमएन रॉय इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी को लीड यही करते हैं। 1925 में जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है इसको लगातार रशिया से सपोर्ट मिलता रहता है। इवन अगर हम लोग देखें तो जो कांग्रेस है इसमें जो बहुत सारे लीडर्स थे उनका जो आइडियोलॉजीज था वो कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी से, यूएसएसआर का आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। खास करके जो यूएसएसआर का जो 5 ईयर प्लान था वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता, उससे भी जो इंडियंस थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर, वो इससे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं यूएसएसआर के कम्युनिज्म के आइडियोलॉजी से। इवन अगर हम लोग 1928 का पीरियड देखें तो इसमें जो यूएसए में जो ग्लोबल डिप्रेशन आता है उससे ये भी साबित हो जाता है कि कैपिटलिस्ट कहीं ना कहीं तो एक फेलियर मॉडल है। और वो और भी ज़्यादा जो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको एक सोशलिज्म की तरफ, कम्युनिज्म की तरफ जो है वो टेंड करता है। इवन अगर हम लोग कल्चरल एक्सचेंज देखें तो जो राज कपूर है, नरगिस हैं, इन सब का मूवीज़ जो है वो यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर रिसेंट अभी हम लोग देखें तो जो रॉकेटरी मूवी था, रॉकेटरी मूवी को भी यूएसएसआर में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। इवन वहाँ पे यूएसएसआर में से फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलता है। और इवन रॉकेटरी मूवी कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया का फ्रेंडशिप को भी शो करता है कि इंडिया और रशिया का फ्रेंडशिप कितना ज़्यादा डीप था। अभी हम लोग जो इंडिया और रशिया का रिलेशन देखेंगे वो हम लोग बेसिकली 3 स्टेज में देखेंगे। एक तो 1947 से 1953 का
पीरियड देखेंगे। उसके बाद हम लोग 1953 से लेकर के 1990 का पीरियड देखेंगे, ये वो पीरियड है जब यूएसएसआर का फॉल होता है। और फिर हम लोग 1990 ऑनवर्ड्स देखेंगे। तो देखो जो 1947 से 1953 का पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग पीरियड ऑफ लैक्सिटी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इस पीरियड में इंडिया का रिलेशन यूएसएसआर के साथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। रीज़न क्या था कि जो स्टालिन जो प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के, वो इंडिया पे कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं करते। लेकिन जब 1953 में इनका डेथ हो जाता है तो उसके बाद जो इंडिया और रशिया का रिलेशन है ये पीक पे जाता है। ये वार्म अप पीरियड था, ये रिलेशन का पीक था इंडिया और रशिया का। 1955 से 1919 में जो यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो रहते हैं निकिता क्रुश्चेव। ये हम लोग यहाँ पे पिक देख सकते हैं, ये है निकिता क्रुश्चेव। तो इस पीरियड में क्या होता है कि इंडिया और रशिया का रिलेशन काफ़ी ज़्यादा डीप होता है। 1955 में क्या होता है कि जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं वो रशिया विजिट करते हैं। और इसी पीरियड में क्या होता है कि जो इंडिया में यूएसएसआर के पीएम और प्रेसिडेंट दोनों का विजिट होता है। 1991 में जब यूएसएसआर का फॉल होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो कोल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया, जो बाईपोलर वर्ल्ड था वो यूनिपोलर में बदल गया। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो दुनिया भर का जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी बदल जाता है, जिस चीज़ को हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। और 1991 के ऑनवर्ड्स हम लोग को पता है कि इंडिया और रशिया का रिलेशन ऑल्दो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना सेकंड स्टेज में हुआ करता था। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का फॉरेन पॉलिसी बदल चुका है। इंडिया में 1990 के बाद एलपीजी रिफॉर्म आ गया, वो भी बहुत कुछ बदल देता है सिनेरियो को। तो चलिए हम लोग स्टेज 2 को सबसे पहले देख लेते हैं एक नज़र। 1955 से 1990 का जो पीरियड था, जो जिसे हम लोग वार्म अप पीरियड बोलते हैं, ये वो पीरियड है जब इंडिया और रशिया का रिलेशन पीक पे होता है। तो 1947 का अगर हम लोग सिचुएशन देखें तो इंडिया जो है वो माइग्रेंट क्राइसिस से गुजर जाता है, इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर जाता है, इंडिया फूड क्राइसिस से गुजर जाता। और इस टाइम जो है वो यूएसए जो है वो इंडिया का उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि इंडिया का जो टिल्ट था वो कहीं ना कहीं सोशलिज्म की तरफ था। और इसलिए यूएसए का जो टिल्ट है वो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक पाकिस्तान की तरफ झुक जाता है। तो यूएसएसआर जो मेजर एरिया में जो सपोर्ट करता है वो कौन कौन सा है? जैसे सबसे पहला हो गया पॉलिटिकल सपोर्ट। यूएसएसआर जो है वो इंडिया का ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे हमेशा सपोर्ट करता है। जैसे 1965 का अगर हम लोग वॉर देखें तो 1965 का जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर था, इस वॉर में यूएसएसआर जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। इवन जो ताशकंद एग्रीमेंट है जो लाल बहादुर शास्त्री साइन करते हैं, इसमें यूएसएसआर जो है वो मीडिएटर का रोल निभाता है। ताशकंद जो है वो उज़्बेकिस्तान में है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे उज़्बेकिस्तान दिख रहा होगा, ये है उज़्बेकिस्तान, ये आपको ताशकंद दिख रहा होगा। तो उज़्बेकिस्तान में जो है यूएसएसआर जो है वो मीडिएटर का रोल प्ले करता है। 1962 का वॉर अगर हम लोग देखें, इंडिया चाइना का वॉर, तो जब चाइना इंडिया पे अटैक करता है तो यूएसएसआर हालांकि उस टाइम बिल्कुल साइलेंट रहता है। ऑल्दो यूएसएसआर और चाइना का रिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि चाइना जो था उसको सपोर्ट कौन कर रहा था? यूएसए गवर्नमेंट कर रहा था। ओके, लेकिन फिर भी यूएसएसआर साइलेंट रहता है 1962 का वॉर में। रीज़न ये रहता है कि इंडिया और यूएसएसआर का रिलेशन अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं किया था। लेकिन जो 1971 का वॉर है, जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश का वॉर होता है, बांग्लादेश को आज़ाद करने का जो वॉर है, उस वॉर में यूएसएसआर जो है वो इंडिया का ओपनली सपोर्ट करता है। इवन उस टाइम जो है यूएसए और चाइना जो था वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, फिर भी यूएसएसआर जो है वो ओपनली इंडिया को सपोर्ट करता है। रीज़न क्या है? इंडिया और यूएसएसआर का फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ था 20 साल के लिए, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था जो यूएसएसआर जो था वो ओपनली इंडिया को सपोर्ट करता है। इस फ्रेंडशिप ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर सपोज कर लो इंडिया और यूएसएसआर इन दोनों में से किसी भी कंट्री पे कोई भी दूसरा कंट्री अगर अटैक करता है तो उस केस में क्या होगा, इंडिया और यूएसएसआर जो है दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे और एक दूसरे का सहयोग भी करेंगे, हेल्प करेंगे उस थर्ड कंट्री से वॉर करने में। ओके, तो इवन अगर हम लोग देखें तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें जब रिजोल्यूशन पास किया जाता है, यूएसए जो है वो रिजोल्यूशन पास करता है कि वहाँ पे यूनाइटेड नेशन का आर्मी भेजा जाए, पीस कीपिंग फोर्स भेजा जाए इंडिया के अगेंस्ट। तो उस टाइम यूएसएसआर जो है वो वीटो पावर का यूज़ करता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे ऐसा कोई भी इंडिया के अगेंस्ट में आर्मी को नहीं भेजा जाता है।
यूएसएसआर जो है वो इंडिया का हमेशा से साइड लिया है कश्मीर इशू को लेकर के, या चाहे कोई भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म हो उस पर यूएसएसआर का हमेशा इंडिया के तरफ ही साइड हुआ है। ओके, और ये साइड हमेशा यूएसएसआर ओपनली और फॉर्मली लिया है, पूरे भरोसे के साथ लिया है। 1961 का अगर लिबरेशन ऑफ गोवा का अगर सिचुएशन देखें तो उस टाइम भी यूएसएसआर जो है वो इंडिया का सपोर्ट करता है। फिर अगर हम लोग एरिया ऑफ डिफेंस देखें तो अभी भी इंडिया जो है वो इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रशिया का है। इवन अभी भी इंडिया जो डिफेंस इक्विपमेंट जो इंपोर्ट करता है वो सबसे ज़्यादा रशिया से करता है। ऑल्दो जो है पहले वो 60s में परसेंटेज में करता था, अभी वो 40s में हो चुका है। ये हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्यों घट रहा है। ओके, इवन अगर हम लोग देखें तो चाहे वो मिग फाइटर जेट हो या मिकोयन हेलीकॉप्टर हो, टी सीरीज टैंक हो, ये सब कुछ इंडिया यूएसएसआर जो है वो इंडिया को सप्लाई किया। एट प्रेजेंट अभी S-400 सप्लाई कर रहा है। इंडिया और रशिया जो है जॉइंटली मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये डेवलप किया है, जो वन ऑफ द वर्ल्ड का फास्टेस्ट मिसाइल में से एक है। इवन इसे फास्टेस्ट मिसाइल ही कहा जाता है। और ये S-400 जो है ये डिफेंस मतलब ये जो है ये खुद को सुरक्षा करने के लिए एक टाइप से ये एंटी मिसाइल का काम करता है। जैसे सपोज़ कर लो कि अगर हम लोग यहाँ मैप में देखें तो अगर सपोज़ यहाँ से चाइना है, चाइना का कोई भी मिसाइल इंडिया के साइड आता है तो ये जो S-400 है ये क्या करता है, ये इस मिसाइल को काउंटर करता है, ये इस मिसाइल को हवा में ही जाके ब्लास्ट कर देता है। ओके, तो ये जो था ये यूएसएसआर का डिफेंस के सेक्टर में इंडिया का सपोर्ट था। फिर अगर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के केस में देखें, यहाँ पे ध्यान में रखना हम लोग सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बात कर रहे हैं, मिलिट्री वाला या नहीं, आर्म एम्यूनेशन का नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑल्दो इंडिया जब पहला और दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली टेस्ट करता है तो उसके बाद यूएसए जो है वो इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा हैवी सैंक्शन पुट कर देता है। लेकिन जो यूएसएसआर है वो इंडिया को लगातार मदद करता है। और इवन जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है जिससे हम लोग एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, उस न्यूक्लियर प्लांट के डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं कुदनकुलन न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट, ये भी कुछ साल पहले न्यूज़ में भी रहा था क्योंकि इस पर जो है वो साइबर अटैक हुआ था। तो ये जो कुदनकुलन न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट है ये यूएसएसआर की मदद से ही इस प्लांट को डेवलप किया गया। और ये प्लांट जो है वो इंडिया रशियन न्यूक्लियर कॉपरेशन प्रोग्राम के अंदर ही आता है। या अगर हम लोग मैप में देखें तो ये यहाँ तमिलनाडु में है कुदनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, और इसके तहत बहुत सारे पावर प्लांट इंडिया में बनाया गया है। अगर स्पेस में बात करें तो स्पेस में भी इसका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। चाहे इंडिया का पहला सैटेलाइट हो जो IRS सीरीज़ का था, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को जो लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट चाहिए था वो रॉकेट रशिया ही प्रोवाइड किया था। जैसे अगर हम लोग ये देखें तो ये अगर रॉकेट है तो इसी रॉकेट में क्या होता है, सैटेलाइट होता है। और ये सैटेलाइट जब स्पेस में जाता है तो रॉकेट के हेल्प से ही जाता है। तो इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था IRS सीरीज़ का, उसको लॉन्च करने के लिए जो रॉकेट चाहिए था वो रशिया ही प्रोवाइड किया था, जिसका नाम है वोस्टॉक। उस टाइम इंडिया के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था। ओके, इवन अगर हम लोग देखें एस्ट्रोनॉट का, तो जो कल्पना चावला है वो जब स्पेस पे जाते हैं तो उनको भी वो भी रशियन स्पेस एजेंसी के थ्रू ही जाते हैं। फिर अगर हम लोग इकोनॉमिक और साइंटिफिक फील्ड में कॉपरेशन देखें रशिया का, तो इंडिया में बहुत सारा फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है जो रशिया के द्वारा सेटअप किया गया है। जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, ये भिल्लई स्टील प्लांट हो गया जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये भिल्लई जो है ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, इस जगह पे भिल्लई स्टील प्लांट को डेवलप किया गया है। फिर दुर्गापुर ग्लास फैक्ट्री है, भोपाल का भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फिर ऋषिकेश में IDPL बनाया गया है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ऐसा बहुत सारा इंडस्ट्रीज जो है वो यूएसएसआर इंडिया में सेटअप करता है। तो एक तरीके से यूएसएसआर का इकोनॉमिक और टेक्निकल सपोर्ट में बहुत बड़ा रोल है। और ये जो इंडस्ट्रीज़ था ये डेवलप करने का एक स्ट्रैटेजी होता था। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये भिल्लई वाला रीजन में यहाँ पे भिल्लई स्टील प्लांट डेवलप किया गया। तो ये जो रीजन था ये उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप होता है तो इंडस्ट्रीज सेटअप होने के बाद क्या होता है
कि इस जगह पे लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप ज़्यादा बढ़ने लगता है, सेटलमेंट्स जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, इस रीजन का अर्बनाइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बोकारो स्टील प्लांट के साथ भी किया गया है। तो ये जो था, यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये तो केवल इंडस्ट्रीज़ का सेटअप था, ये बहुत ही एंगल्स है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, उस एरिया का डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वहाँ पे अपने आप अच्छे स्कूल्स खुलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं। जैसे बोकारो है, अगर झारखंड का जो बोकारो वाला एरिया है, अगर हम लोग वहाँ पे देखें तो जब बोकारो स्टील प्लांट सेटअप होता है तो वहाँ पे अपने आप बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल्स भी सेटअप होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम लोग DPS बोकारो देख सकते हैं, जो सेल कंपनी जब वहाँ पे सेटअप हुआ तो उसके अंडर फिर वहाँ पे स्कूल सेटअप हुआ। इवन रशिया जो है वो काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन में भी इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। लेकिन 1991 के ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखें तो इंडिया और रशिया का रिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना सेकेंड स्टेज में हुआ करता था। ऑल्दो इंडिया यहाँ पे 1993 में जो है इंडिया और रशिया जो है वो फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो रिन्यू कर लेता है, लेकिन इंडिया और रशिया का जो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन है वो ज्वाइंटली इस्टेब्लिश करता है। इंडिया और रशिया जो है मतलब एक इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को ज्वाइंटली इस्टेब्लिश करता है, और ये कमीशन जो है इसका काम क्या था कि इंडिया और रशिया के बीच का जितना भी अफेयर है, इस अफेयर को लुक आफ्टर करना। इस पीरियड में अगर हम लोग देखें तो जो चाइना है वो रशिया के काफ़ी नज़दीक आ जाता है। USA जो है वो अपना सपोर्ट पाकिस्तान से विड्रॉ कर लेता है। रीज़न क्या है? रीज़न अफ़गानिस्तान का रीज़न है कि जब USA का ट्विन टावर पे अटैक होता है अलकायदा के द्वारा, और वो जो अलकायदा उसको ट्रेनिंग जब पाकिस्तान में मिल रहा था, तो उस टाइम पीरियड पे क्या होता है कि USA जो है वो अपना सपोर्ट पाकिस्तान से विड्रॉ कर लेता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं चाइना और USSR के क्लोज आना स्टार्ट हो जाता है, और इंडिया ऑटोमेटिकली USA के क्लोज आना स्टार्ट हो जाता है। इंडिया और USA का क्लोज आने के पीछे एक रीज़न LPG रिफॉर्म भी है, जो हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब 1991 का LPG रिफॉर्म होता है तो उस टाइम क्या होता है कि इंडिया को मार्केट, मतलब इंडिया का जो मार्केट था वो पूरा खुल जाता है, और ये वर्ल्ड के लिए एक ओपन मार्केट, मतलब एक बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है। जिसकी वजह से क्या था, जैसे USA हो गया या और भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे, इन सभी को अपना जो प्रोडक्ट है वो बेचने के लिए इंडिया का एक मार्केट मिल जाता है। और वैसे केसेस में क्या होता है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड के लिए जब मार्केट बन जाता है तो इंडिया वर्ल्ड के लिए एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट बन जाता है, और ये चीज़ आगे चल के इंडिया को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि अब जो USA था और जो यूरोपियन नेशंस थे वो सब के लिए इंडिया जो था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इवन अगर हम लोग अभी का अगर चैलेंज देखें तो अभी के केस में इंडिया और USA का रिलेशन जो है वो ऑल्दो अच्छा है, और इंडिया जो है अभी भी लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स, रशिया जो है वो अभी भी इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर है, जिसको हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि रशिया जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट सप्लायर है। ऑल्दो पहले 62% डिफेंस इक्विपमेंट जो था रशिया वो इंडिया को सप्लाई करता था, लेकिन अभी 2017 से 22 के बीच में अगर हम लोग देखें तो ये 62% से 45% पे डिक्रीज़ हो चुका है। रीज़न क्या है? इंडिया और USA का बढ़ता हुआ नज़दीकी। ओके, यहाँ पे इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है कि LPG रिफॉर्म जो है वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इंडिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है और USA का क्लोज आने के पीछे, क्योंकि इंडिया उन सबको एक मार्केट प्रोवाइड करता है, और जिसकी वजह से इंडिया का इम्पोर्टेंस इन कंट्रीज़ के लिए, USA और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए बढ़ जाता है। इवन जो हम लोग देखते हैं कि जब इंडिया न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो उस टाइम भी जो सैंक्शन है वो बहुत ही जल्दी रिमूव कर दिया जाता है। ओके, फिर रशिया जो है वो इंडिया को हमेशा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सपोर्ट किया है ताकि इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर बन सके। इवन इंडिया और रशिया जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, G20, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO, ये सब का मेंबर है, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे पता चलता है इंडिया और रशिया जो है वो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं दोनों का थिंकिंग काफ़ी हद तक मिलता है। इवन USSR जो है वो इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबरशिप अचीव करने में, NSG का मेंबरशिप दिलवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है।
यूएसएसआर जो है वो इंडिया को इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप बनने में भी हेल्प करता है। और अभी अगर हम लोग कंसर्न देखें तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से रशिया जो है वो चाइना और पाकिस्तान के क्लोज आता जा रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल सा ये है कि इंडिया का जो क्लोजनेस है वो अपने आप धीरे धीरे यूएस से और जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ बढ़ता जा रहा है। ओके, और जिसकी वजह से रशिया का जो क्लोजनेस है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ता जा रहा है। एक रीज़न ये भी है कि जो पहले चाइना और पाकिस्तान इन दोनों को यूएसए का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट अब यूएसए को नहीं मिल रहा है। नहीं, वो सपोर्ट यूएसए अब चाइना और पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं कर रहा है। पाकिस्तान को इसलिए नहीं कर रहा, टेररिज्म का इशू है। चाइना को क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कॉन्टेम्प्रेरी बन चुका है यूएसए और चाइना, एक दूसरे को कम्पीट कर रहे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। तो जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान का भी टिल्ट जो है वो अपने आप रशिया के साइड बढ़ चुका है। अगर हम लोग अभी का रिलेशन को देखना चाहे तो ये जो है ये द हिंदू का आर्टिकल है, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। इससे हम लोग अभी का रिलेशन को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि ऑल्दो इंडिया और रशिया के बीच में जो है एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होता है 1971 में, लेकिन जब 1990 में जो है यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हो जाता है तो उसके बाद जब रशिया का फॉर्मेशन होता है तो इंडिया और रशिया जो है वो अपना फ्रेंडशिप ट्रीटी को रिन्यू करता है 1993 में। इंडिया जो है इवन अगर अभी का सिनेरियो देखे तो जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, इस वॉर में इंडिया लगातार कोशिश किया है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं उसके अगेंस्ट कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं इशू करे जो रशियन प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ करे। अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और रशिया का रिलेशन देखें तो ये जो रशिया का फार ईस्ट वाला रीजन है, इस रीजन को हम लोग फार ईस्ट रीजन बोलते हैं। ये रीजन जो है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन ये रीजन नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा रिच है। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे जो है हम लोग को काफ़ी सारा मिनरल्स पाया जाता है। तो इस रीजन को डेवलप करने के लिए इंडिया जो है $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट साइन किया है रशिया के साथ। इवन अगर हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में देखें तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इंडिया और रशिया ये दोनों मिलकर डेवलप किया है, और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट मिसाइल्स में से एक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इवन ये हम लोग ब्रह्मोस मिसाइल देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर हम लोग S-400 मिसाइल के बारे में देखें तो ये S-400 मिसाइल जो है वो रशिया जो है वो इंडिया को प्रोवाइड करता है। इवन दो इंडिया जो है उस पर काटसा लगने का डर होता है CAATS से, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी सैंक्शन एक्ट। ये T फॉर क्या है ये आप एक बार देख लीजिएगा। काटसा एक्ट जो है वो उसमें क्या था कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर सपोज कर लो यूएसए का कोई भी एनिमी कंट्री है, उस एनिमी कंट्री पे यूएसए जो है वो अगर सैंक्शन लगाया हुआ है तो उससे अगर कोई दूसरा कंट्री कुछ भी सामान परचेज करता है तो यूएसए जो है वो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, वो भी कुछ सैंक्शन उस कंट्री पे इम्पोज करेगा। तो इंडिया जो है वो ऑल्दो रशिया पे सैंक्शन लगा हुआ था क्रीमिया पे कब्जा करने की वजह से, फिर भी इंडिया जो है वो रशिया से जो है वो S-400 मिसाइल खरीदता है। तो ये शो करता है कि इंडिया जो है वो इस चीज़ का परवाह नहीं कर रहा है कि रशिया और इंडिया का रिलेशन क्या है। इंडिया कोशिश एक तरीके से ये भी कर रहा है कि ऑल्दो इंडिया का क्लोजनेस यूएसए के साइड बढ़ता जा रहा है, लेकिन रशिया के साथ भी फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखने का। इवन अगर हम लोग जब देखें रशिया और यूक्रेन का वॉर होता है तो उस टाइम क्या होता है, इंडिया पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है कि इंडिया रशिया के अगेंस्ट स्टेप ले। ऑल्दो इंडिया जो है वो वोट करने से एब्सटेन कर देता है, लेकिन फिर भी इंडिया जो है वो एक स्टेटमेंट रिलीज़ करता है जिसमें मोदी जी ये बोलते हैं कि जो आज का एरा है, टुडेज़ एरा इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर। आज का एरा जो है वो वॉर का पीरियड नहीं है। अभी जो भी चीज़ रिजॉल्व करना है, जो भी डिस्प्यूट है वो डेमोक्रेटिकली, डिप्लोमेसी के थ्रू, डायलॉग के थ्रू जो है उन सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करना चाहिए। अगर हम लोग 1990s का पीरियड देखें तो इस टाइम जो था इंडिया का जो भी आर्मी वेपन्स था उसमें लगभग 70% इंडिया का आर्मी वेपन्स जो था वो रशिया का था। इंडिया का जो एयरफोर्स सिस्टम था इसमें 80% जो एयरफोर्स इक्विपमेंट्स था वो रशिया का था। नेवी में अगर देखें तो 85% जो
इक्विपमेंट्स था वो रशिया का था। तो ये आप देख सकते कि किस तरीके से इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उसमें यूएसएसआर का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, कितना ज़्यादा दबदबा था। इवन जो इंडिया अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो खरीदता है वो आईएनएस विक्रमादित्य होता है, और ये भी रशिया से ही खरीदता है। ये आप देख सकते हैं, ये आईएनएस विक्रमादित्य है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ओके, और अभी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इंडिया का जो एयरफोर्स है उसमें अभी करेंटली लगभग 410 सोवियत और रशियन फाइटर्स जो है वो इंडिया में, मतलब एट प्रेजेंट इंडियन एयरफोर्स में काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। इवन चाहे वो सबमरीन्स हो, टैंक्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, मिसाइल्स हो, ये सब अभी भी काफ़ी सारा ऐसा है जो इंडिया रशियन इक्विपमेंट्स यूज़ करता है इन सब में। ओके, लेकिन अभी क्या है कि लगातार इंडिया ऐसा कोशिश कर रहा है कि इंडिया अपना जो डिपेंडेंसी है रशिया से कम करे, लगातार अपना डिपेंडेंसी को कम करे, क्योंकि इंडिया का रिलेशन हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यूएसए और बाकी वेस्टर्न वर्ल्ड से बढ़ता जा रहा है। ओके, और रशिया का जो रिलेशन है वो चाइना और पाकिस्तान के साथ बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए भी इंडिया जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रख रहा है कि इंडिया का जो रिलेशन है, ऑल्दो इंडिया रशिया के साथ अपना रिलेशन ख़राब नहीं कर रहा है, लेकिन अपना डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर रहा है। जो हम लोग इस चीज़ से एविडेंट कर सकते हैं कि रशिया ऑल्दो इंडिया का लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, लेकिन जो पहले 2017 में जो है 62% हुआ करता था, 2022 में ये जो है घट करके केवल 45% हो गया। मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इंपोर्ट जो है वो घटा है। और यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन नेशन जो है वो, अगर हम लोग देखें, आपको लग रहा होगा कि ये तो इंडिया जो है वो लगातार रशिया के साथ रिलेशन ख़राब ही होता जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। इंडिया एक बैलेंस अप्रोच बना कर चल रहा है, गौतम बुद्धा का मिडिल पाथ। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जब रशिया यूक्रेन का वॉर होता है तो उस टाइम क्या होता है कि रशिया पर यूएसए जो है वो काफ़ी ज़्यादा सैंक्शन लगा देता है, एक कैप लगा देता है कि रशिया से जो ऑयल है वो 60 बैरल से ज़्यादा, $60 पर बैरल, मतलब एक कैप लगा देता है $60 पर बैरल का, इससे ज़्यादा मैं नहीं खरीद सकता। लेकिन इंडिया जो है वो रशिया से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ऑयल खरीदता है, वो भी काफ़ी सस्ते दामों पर। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से इवन दो रशिया पे सैंक्शन लगा हुआ था यूएसए का, फिर भी इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल खरीदता है। और इंडिया का कहना था वो रशिया से ऑयल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि इंडियन कंज्यूमर्स को ऑयल जो है वो काफ़ी सस्ते दाम पे मिलेगा, और दूसरा जो है इंडिया जो है वो ऑलरेडी इन्फ्लेशन के इशू को फेस कर रहा था, तो उसको भी टैकल करने में ये हेल्प करेगा। ओके, तो इंडिया जो है अभी अगर हम लोग देखें 2021 तक, जहां इंडिया रशिया से केवल 2% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, एट प्रेजेंट इंडिया जो है वो रशिया से लगभग 20% एनुअल क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि एक तरफ तो इंडिया का डिफेंस सेक्टर में इंडिया और रशिया का डिफेंस डील जो है वो लगातार 65% से घट करके यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 62% से घट करके 45% हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया का ऑयल इंपोर्ट है रशिया के साथ वो बढ़ गया है। ओके, तो ये हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया और रशिया का रिलेशन जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गया, लेकिन इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया और यूएसए का जो क्लोजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन में यूएसए और इंडिया जो है एक डिफेंस डील साइन करता है $3 बिलियन का। और इसमें जो है इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 2018 में जहां 2008 में जहां इंडिया जो है वो यूएसए से लगभग $0 का डिफेंस डील कर जाता, वही 2019 आते आते जो है वो $15 बिलियन का डिफेंस डील इंडिया यूएसए के साथ कर रहा है। इवन अभी इंडिया और यूएसए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि इंडिया और यूएसए मिलकर के ज्वाइंट प्रोडक्शन करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा एयरक्राफ्ट इंजन्स का, इन्फैंट कॉम्बैट व्हीकल्स का। ओके, तो ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरीके से इंडिया और रशिया मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप किया है, उसी तरीके से इंडिया और यूएसए का प्लान है कि आगे चल के इस तरीके से हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो डेवलप करें। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो इंडिया और रशिया का रिलेशन है वो ऑल्दो
स्टार्टिंग में जब 1947 से लेकर के जो 1953 का पीरियड रहता है, इस टाइम रिलेशन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो सेकंड फेज़ है ये 1953 से लेकर के जो 1990 तक का फेज़ है, इस फेज़ में इंडिया और रशिया का रिलेशन बिल्कुल पीक पे होता है। और फिर 1990 ऑनवर्ड्स जब एलपीजी रिफॉर्म होता है तो इंडिया जो है वो यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ा मार्केट एक्सेस बन जाता है, जिसकी वजह से यूएसए का जो क्लोजनेस है वो इंडिया की तरफ लगातार बढ़ता ही चला जाता है। और इवन जब पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे अलकायदा ग्रुप जो है वो जब यूएसए के ट्विन टावर्स पे अटैक करता है, तो उसके वजह से जो यूएसए और पाकिस्तान का रिलेशन है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाता है और इंडिया और यूएसए का क्लोजनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इंडिया और रशिया का रिलेशन है 1991 के बाद से ऑल्दो ख़राब तो नहीं हुआ है, अच्छा ही है, लेकिन यूएसए के साथ क्लोजनेस बढ़ने के साथ जो ट्रस्ट है कहीं ना कहीं कुछ हद तक ज़रूर अफेक्ट हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।